अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। नया हफ्ता, नया आगाज, नई उम्मीद, नई किरण, नई रोशनी, नई बारिश, नया सा मौसम, ठंडा ठार सा मौसम। अब वाकई रजाइयाँ निकल चुकी हैं, पहले कंबल तक गुजारा हो रहा था। हमारी रजाइयाँ तो 2 दिन पहले से निकली हुई थी। नहीं, हमारी कल निकली है। और चाय के अलावा या कॉफ़ी के अलावा दिन का आगाज़ अब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। कुछ लोग तो चाय ज़रा शौकीन होते हैं इसलिए पीते हैं, हम कहते हैं नहीं मौसम डिफाइन करता नहीं। मैं कहता हूँ मौसम डिफाइन करे, आप तो वैसे चाय और की मैं शौकीन तो हैं। दिन में जितनी दफ़ा कोई पूछा है नेवर से नो टू चाय, मतलब मुझे कितनी दफ़ा भी चाय पिलाई जाए मैं पी सकती हूँ। ज़बरदस्त। तो फिर प्रोग्राम के बाद भी हम कहीं चाय पीने बैठ सकते हैं इंशाल्लाह। छतरी लेकर जाएंगे। छतरी लेके जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। मारगला की पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। जब आप ऐसे सामने हाईवे से आ रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि बादल आपकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। क्या सुहाना मौसम होता है, दिल करता है बंदा ऑफिस के बजाय ट्रेल की तरफ मुड़ जाए, चाय पकौड़े ले ले। लेकिन ऐसी ऑप्शन हम उस वक्त अवेल कर नहीं सकते। हाँ, इधर ये ही आना जरूरी होता है, है। इसके बाद हम जरूर जा सकते हैं। एनीवेज जी, प्रोग्राम में सबसे पहले क्यों ना बात कल के मैच की जाए। एक तो ज़बरदस्त मैच खेला गया, जिस तरीके से हमने आखिरी सांस तक कह लूँ या आखिरी बॉल तक कह लूँ कोशिश की, उस पर ज़रूर हम बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान रनर अप ऑफ द वर्ल्ड कप, मुबारकबाद पाकिस्तान की टीम को। ठीक है, ट्रॉफी ना ला सके कोई बात नहीं, लेकिन हम जीते इस तरीके से कि हमने दिल जीते हैं। हमने जिस तरीके से खेला, जो हमारा जज्बा था, जो हमारी लगन थी, वो नजर आई। क्रिकेट के दीवाने यूं तो बाहर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने वहां भरपूर कोशिश की। और क्रिस्टियन टर्नर ने बड़ा अच्छा इससे मैसेज दिया था कि इंग्लैंड ने ट्रॉफी जीती और पाकिस्तान ने दिल जीती है। नो डाउट हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, जैसे आपने कहा कि आखिरी गेंद तक उन्होंने भरपूर दिफा किया और मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। और हम अभी भी कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि हमारी टीम है बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है। तो ये जो क्रिस्टियन टर्नर का ट्वीट जिसका मैंने जिक्र किया, ये हम दिखा भी रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने भी टीम की सपोर्ट में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खेला। देखिए, हार और जीत हर खेल का हिस्सा होती है। एग्जैक्टली, एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी, लेकिन मज़ा तब आता है जब दोनों टीम बहुत अच्छा खेलें, और अच्छा खेला गया। शाहीन शाह अफरीदी गॉट इंजर्ड, उनके लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। वो जो मनाजिर थे ना, जिस तरह से वो गिरे हुए थे ग्राउंड में, वाकई देख के बड़ा दिल दुख रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसी इंजरी उनकी हुई है जिससे अभी पता भी नहीं है कि आगे चलकर वो किस तरीके से रिकवर कर पाएंगे। बट कि जिस तरह से पाकिस्तान खेला, मैं कहता हूँ छा गए आप, दिल आपने वाकई जीते हैं। वापस आए, हम इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह, और अगले आने वाले जो इवेंट्स हैं उसके लिए हम फिर से तैयारी करेंगे और बेहतरीन रहा। एनीवेज, इट्स इज ओवर नाउ। इंग्लैंड को मुबारकबाद, लेकिन हम रनर अप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर तक पहुंच गए। हालांकि आप ये देखिए, हम नहीं पहुंच पा रहे थे, फिर भी पहुंच गए। तो जिस तरह से ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप में हम लोगों की परफॉर्मेंस रही है, तो वाकई शाबाशी के मुस्तहिक और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, स्पेशली हमारे बॉलर्स। उन्होंने तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। देखिए ना, 19th ओवर में जाके वो चेस कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम। हालांकि इतना ज़्यादा रन नहीं था, बट फिर भी हमने वहाँ तक उन्हें धकेला। और देखें अभी इतना एक ज़बरदस्त मुकाबला, जो हमें क्लोज मुकाबला देखने को मिला ना, आखिरी जो चंद गेंदें रहती थी तो सबकी सांसें अटकी हुई थी, इतनी बॉल्स, इतने रन्स, कौन जीतने वाला है, सबकी नजरें टिकी हुई थी। और मेरे जैसे लोग जो वैसे क्रिकेट नहीं देखते रूटीन में, वो भी जनाब स्पोर्ट्स चैनल लगा के बैठे हुए थे, देख रहे थे कि अच्छा इतनी गेंदें रह गई हैं। मैं अपनी नीस को कह रही थी कि तुम भी दुआ करो, बच्चों की दुआ अल्लाह सुन लेते क्या बता हम जीत जाए ट्रॉफी, लेकिन कोई बात नहीं। एनीवेज, हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा खेला। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले जितने भी टूर्नामेंट होंगे, जितने भी मैचेस होंगे, वो पाकिस्तान उसमें मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। स्ट्रेटजी चेंज होगी, चीज़ें बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। इंग्लैंड के साथ हम कितनी दफ़ा खेल चुके हैं शायद पहले भी, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर है एक प्रेशर भी होता है। मेलबर्न में खेल रहे थे, इंग्लैंड की टीम थी, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स थे, हमारे पास भी थे, मुकाबला जरा सख्त था। लेकिन उनके वो जो अच्छे प्लेयर्स थे, बिलखुसूस अगर उनकी ओपनर जोड़ी की बात करें जिन्होंने इंडिया को नॉकआउट किया, हमने अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि हमने उनको सबसे पहले कहा इनसे निपटा जाए। तो वो हमने निपटा भी। बट अच्छा, कल जब हम मार्केट गए तो वहाँ पे जगह जगह बिग स्क्रीन्स लगी हुई थी, तो एकदम शोर जब हुआ तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा व्हाट्स हैपनिंग। तो मैंने कहा, बेटे आज मैच है, फाइनल मैच है पाकिस्तान इंग्लैंड का। तो उन्होंने कहा, बाबा आई रियली विश एंड होप कि पाकिस्तान शुड विन। मैंने कहा, व्हाई आर यू सेइंग दैट, तुम तो क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी भी नहीं लेती। उसने कहा, बिकॉज पाकिस्तान वो सैड ड्यू टू फ्लड्स, तो मैं चाहते हैं कि पाकिस्तान को खुशी मिले इस सूरत में। क्या बात है। और देखिए, छोटे बच्चों को भी एहसास है कि हमारे मुल्क में इन छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ आती है, हमारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। स्टिल मुस्कुराहट अभी भी आई है, क्योंकि हमारी टीम ने
बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अगली दफ़ा इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अगली खबरों की तरफ, और ख़बर भी हमारे पास है और वो G20 समिट से मुताल्लिक है। G20 ममालिक का जो 2 रोज़ा इजलास है, सरबराह इजलास, वो कल से इसका आगाज़ हो रहा है इंडोनेशिया के जजीरे बाली में, और मेंबर ममालिक के सरबराहान बाली पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो जितने भी इलाके हैं जहाँ पर जंग रही या जंग ज़दा इलाके, वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत, तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। तो निगाहें बाली की तरफ, ये 2 रोज़ा सरबराही इजलास जो कि कल से इंडोनेशिया के जजीरे में हो रहा है, उसके हवाले से भी जिस थॉट के आपके साथ हमें क्विक शेयर कर लें। बिल्कुल, बाली में ये इजलास तो होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ और चीज़ें भी होने वाली हैं। अगर हम उनका जिक्र ना करें तो ये बड़ी गलत बात होगी। जनाब, आइडियाज़ का आगाज़ होने जा रहा है कल से। तैयारियां मुकम्मल हैं, चीज़ें अलाइंड हैं। आइडियाज़ 2022 में भरपूर शिरकत कर रहे हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और इस हवाले से हम देखते हैं कि कराची में इसका इनेकाद हो रहा है। 11वीं आइडियाज़ नुमाइश है ये, जिसका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई पैदावार का इदारा POF 11 मसनूआत लॉन्च करने जा रहा है। और पाकिस्तान का जो एम्यूनेशन है उसमें दुनिया बड़ा इंटरेस्ट लेती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है शेब, जिसपे पाकिस्तान को एक्सचेंज का मौका मिलता है। बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है। बहुत से ममालिक पाकिस्तान आते हैं, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो इस दफ़ा आ रहे हैं, अपने उनके मंदूबीन आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं, या वो किसी भी सतह पर शिरकत कर रहे हैं। और जो हम अपने नए प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, जब कुछ बात आपने की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, उन्हीं मसनूआत की जो पैदावार है उसके हवाले से बताएं कि इस पैदावार के शुरू होने से POF की जो वसी प्रोडक्ट रेंज है उसमें मजीद इजाफा होगा। POF की तैयार करदा BW20, CW39 और CW56 असॉल्ट राइफल्स लॉन्च की जा रही हैं इस आइडियाज़ 2022 में, और ये राइफल्स मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तैयार की गई हैं, जो असर हाजिर के जदीद तकाज़ों और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की मुस्तकबिल की दिफाई ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई हैं। और POF की तैयार करदा 60 एंड 81 मिलीमीटर कैलिबर के हामिल एयर ड्रॉप बम भी इस बरस आइडियाज़ में मुतारिफ कराए जा रहे हैं। 125 mm एंटी टैंक एमिनेशन की लॉन्चिंग भी की जाएगी, और आलमी मयार के मुताबिक POF में तैयार करदा 5.56 क्रॉस 45 mm एमिनेशन और 12.7 इंटू 99 mm हैवी स्नाइपर एमिनेशन जो है वो भी आइडियाज़ के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। मार्टर बम गिराने की सलाहियत के हामिल ड्रोन भी आइडिया 2022 में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो लॉन्च किया जा रहा है। हमारी दिफाई पैदावार की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दीगर ममालिक से जो मंदूबीन आएंगे वो देख पाएंगे कि कितनी ह्यूज मार्केट है, और जिस तरह से पाकिस्तान अब मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो कैसे आप पाकिस्तान से एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से दिफाई पैदावार के जो इदारे हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। हमारी जो बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं उनके साथ हमारी डीलिंग चलती रहती है, और ये जो डिफेंस नुमाइश होती है, डिफेंस एक्सपो होती है, इसमें मौका मिलता है कि हम अपनी वो प्रोडक्ट जो हम जिन पे हम पूरा साल काम करते हैं उनको हम शोकेस कर सकें। हर 2 साल के बाद इसका इनेकाद होता है। और एक सरप्राइज जो आपने नहीं बताया शेब, वो है कराची के शहरियों के लिए 17 तारीख को एक एयर शो भी होगा CVU पे। तो वो लोग जो देखना चाहें वो बिल्कुल जा सकते हैं, नज़ारा कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोशिश करेंगे अगर हमें मौका मिले। वी विल ट्राई एज वेल। कल से इसका आगाज़ हो रहा है, 18 तक ये आइडियाज़ 2022 है। एयर शो का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है कोविड की वजह से कुछ डिलेज भी रहे हैं आइडियाज़, उस तरह से ज़ाहिर एक गैप ज़रूर आया, बट स्टिल अब हम दोबारा से वो कर पा रहे हैं इस नुमाइश का इनेकाद। चलें जी, निगाहें कराची की तरफ इंशाल्लाह कल से होंगी। पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी वहाँ पर जाना है, उसको इनॉग्रेशन करनी है। चलें बढ़ते हैं आगे। और ट्विटर इज ट्रेंडिंग, ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं, ट्विटर इटसेल्फ इज ट्रेंडिंग बिकॉज ट्विटर के जब से एलन मस्क मालिक बने हैं, उन्होंने पहले तो स्टार्ट किया जी कि हाउ अबाउट चार्जिंग सब्सक्रिप्शन फी फॉर द ब्लू टेक, जिसके बाद बहुत ज़्यादा उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और अभी टेम्प्रेरी तौर पर इस फैसले को मुअत्तल किया गया है कि अभी $8 फॉर दैट ब्लू टेक इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं दुनिया में हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, चाहे वो ब्लू टेक ही क्यों ना हो। तो जनाब ये उनको इसलिए डिले करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि फेक अकाउंट्स की भरमार हो गई थी ट्विटर पे। और एक सबा कमर साहिबा के साथ भी हुआ ना, सबा कमर
का ब्लू टिक नहीं है। तो किसी ने वो पे करके ब्लू टिक ले लिया। सबा कमर ने कहा प्लीज व्हाट इज दिस। उनका अपना अकाउंट जो कि ओरिजिनल अकाउंट है, मुस्तनद अकाउंट है रादर, तो वो ब्लू टिक के बगैर है और किसी और ने ब्लू टिक वाला अकाउंट बना लिया है और ठीक ठाक फॉलोइंग है। और 2 दिन बाद पता लगेगा सलमा और शेब के ब्लू टिक वाले अकाउंट चल रहे हैं जिनका सलमा और शेब को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ये जो फैसला था ये थोड़ा सा एक ऐसा फैसला था जिस पे मजीद काम करने की जरूरत थी। मतलब अगर आप फीस बढ़ाते भी हैं तो वो जो जेन्युइन सारिफ है उसके लिए भी मुश्किलात होंगी, और अगर फीस कम रखते हैं तो फिर कोई भी ऐरा गैरा वो फीस पे करके ब्लू टिक ले सकता है। तो एक सेंसिटिव मामला है, इस पे कोई ना कोई चेक होना चाहिए था जिस पे आई होप कि वो मजीद काम करेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं जनाब यादाश्त की। बहुत सारी चीज़ें हम घर में भूल जाते हैं। होता क्या है कि हमें खाना खाया हुआ याद नहीं रहता, कपड़े किस रंग के कल पहने थे याद नहीं रहता, कल हमने दिन में क्या क्या काम किए थे ये नहीं याद रहता। ये सारी चीज़ें जो हम भूल रहे हैं, इनको बेहतर करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो खेल के हम अपनी यादाश्त को बेहतर बना सकते हैं। और वो क्या होता है जनाब कि आपने कंप्यूटर गेम्स कुछ ऐसी होती हैं जिनको चुनना होता है, कुछ पजल्स ऐसे होते हैं जिनको आप चुनते हैं। और उसके बाद क्रॉसवर्ड्स पजल्स, ये एक ऐसा खेल है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये खेल खेलने से आपकी याददाश्त खासी हद तक बेहतर रहती है। मालूम रहता है कल रात को बिरयानी ही खाई थी और उस दावत पर यही कपड़े आपने पहने थे। या फॉर दैट मैटर अगर आपने स्टडीज़ के हवाले से बात करनी हो तो आपको कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं जब आप इस तरह के गेम्स में अपने आप को लेकर आते हैं। और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस तजर्बे में हिस्सा लेने वालों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। एक को कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए चुना गया, जबकि दूसरे ग्रुप से क्रॉसवर्ड पहेलियां जो है कहा गया कि आपने ये हल करनी है। तो तजर्बा हफ्तों तक ये जारी रहा, काफ़ी दिन तक मुहित रहा, जिसके बाद रिसर्चर्स को यह मालूम हुआ कि जिन लोगों ने क्रॉसवर्ड्स पजल मुकम्मल किया वो मेमोरी के कामों में बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। तो गेम ज़रूर खेलें, लेकिन वो जिससे आपको बेहतर महसूस हो, यानी नॉट जस्ट आप रिलैक्स फील करें बट आप जनरली अपनी मेमोरी भी बेहतर हो। मेमोरी बेहतर करने के लिए गेम खेलनी चाहिए, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ कि अगर आप ये भूल रहे हैं कि कहीं पे भी मुश्किल आती है तो उसका हल भी साथ आता है। तो हमारे सामने एक ऐसा सोल्यूशन है जो बड़ा दिलचस्प है। वो दिलचस्प सोल्यूशन ये है कि कभी फाइनेंशियल क्रंच आते रहते हैं, बहुत से ममालिक पे आते हैं, बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन कुछ के लिए कुछ डिफरेंट प्लान सोचती हैं। हमने स्पेन में देखा कि माशी बदहाली की वजह से एक पूरा गाँव फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ रोड थी, सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि हम इसको बेच देते हैं, वो ज़ाहिर है जब पैसे आएंगे तो वो उस गाँव की फलाह पे लगाएंगे। बड़ा एक डिफरेंट आइडिया था। नॉर्मली गवर्नमेंट्स इस तरह के फैसले नहीं करती, लेकिन स्पेन की गवर्नमेंट ने, उनका एक शहर था तारागोना, वहाँ पे एक गांव था सबेलादा, जिसको फ़रोग करने के लिए उन्होंने पेश किया। 14 जायदादें थी उसमें, तकरीबन छोटा सा गांव था, और इस गांव की जो कीमत थी वो $3,60,000, सिर्फ चंद 3,60,000 करोड़ की गेम है। हाँ, हम भी खरीद सकते हैं। नहीं, हमारे पास इतने करोड़ भी नहीं है खैर। लेकिन ये जो गांव है इसमें क्या किया ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे एक बैंक भी है, यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है जिस पे ये गांव कायम है। उसे एक दफ़ा कोशिश भी की गई सलमा कि इसको ना टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सियाहती मकाम बनाया जाए कि इसके आसपास नज़ारे ऐसे, लेकिन वो फेल हो गए। फिर तो उसके बाद उन्होंने फैसले के बेच दे OLX पे लगा दे इसको। अच्छा, 1950 और 1960 जो ये 2 दहाइयाँ हैं, इसमें एक फैक्ट्री की वजह से इस गांव को आबाद किया गया। तो फैक्ट्री बंद हो गई तो गांव भी लोगों ने छोड़ दिया। अब वो दोबारा से इसको आबाद करना चाहते हैं, इसलिए इसको जो है वो बेचा जा रहा है। ये भी वैसे मेरे लिए एक डिफरेंट बात है शेब, के गांव को फैक्ट्री की आबाद किया गया। नॉर्मली ये होता है कि जो गांव होते हैं वो शहर प्लान करके बसाए जाते हैं, गाँव तो चले आ रहे होते हैं सदियों से, और वो एक उस तरह का माहौल और लोगों का रहन सहन, लोगों के आबा और अजदाद से बिलोंग करते हैं। हर बड़े शहर के साथ कुछ मज़ाफ़ाती इलाके भी तो होते हैं, तो उसको ऐसे कंसिडर भी किया जा सकता है। हो सकता है देखें कातालुनिया जो उनका सबसे बड़ा सूबा है उसके पास ये गाँव है, तो हो सकता है वहाँ पे और आबादी तो हो मे बी, लेकिन ये एक साइड पे उन्होंने एक बनाया हो ना। हम आज रिसर्च करेंगे प्रोग्राम के बाद, हमने खरीदना फिर भी नहीं, हाँ खरीदेंगे नहीं, लेकिन ऐसे हमारी समझ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाँ चले अच्छी, एक और एजाज़ की बात करते हैं जो कि पाकिस्तानी को हासिल हुआ है। पाकिस्तानी वकील हैं बैरिस्टर ज़हरा वियानी, लिंकन्स इन बार प्रेजेंटेशन कमेटी के लिए इनको मुंतखब किया गया है। पहली पाकिस्तानी खातून है जिसको ये एजाज़ हासिल हो रहा है। 4 साल तक इस बॉडी का वो हिस्सा रहेंगी जहाँ वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। लिंकन्स इन बार वाहिद कमेटी है जिसमें पूरी दुनिया के दरख्वास्त दहिंदगान को ये मौका फराहम किया जाता है। और बैरिस्टर ज़हरा वियानी उन्होंने लिंकन्स इन से कानून की तालीम हासिल की, तो अब इस कमेटी का वो हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया कि
खातून जिन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी, और लिंकन यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो कायदे आज़म का जिक्र हमारे जहन में आता है। यस, उन्होंने भी वहाँ से Yes. बैरिस्टर इन लॉ तालीम बारेट हासिल की लॉ थी। किया यस, था, बारेट yes. लॉ किया था। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर हमारे पास है और वो है कि ज़मीन का दर्जा हरारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है, ज़ाहिर है ये एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है, ये दहाइयों का किस्सा है, ये सदियों पुरानी ज़ाहिर चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ज़मीन पर दर्जा हरारत में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसका जायज़ा लिया गया नासा की तरफ से, और जदीद स्टूडियो में एटमॉस्फेरिक इंफ्रारेड साउंड से 1884 से लेकर अब तक जो ज़मीन का दर्जा हरारत है, इसमें जितनी चेंजेस आई हैं इसको मॉनिटर किया गया है। और चेंजेस मॉनिटर करने के साथ साथ ये भी देखा गया कि गहरे नीले रंग में नुमाया इलाके जो हैं वो औसत से ज़्यादा ठंड की निशानदेही कर रहे हैं। यानी जैसे हम कहते थे कि गर्मी ज़्यादा होगी, आलमी हिद्दत बढ़ रही है, उसी तरह बाकी मौसमों की शिद्दत भी बढ़ेगी और ठंड में भी इजाफा होने वाला है। गहरा सुर्ख रंग जो है वो मामूल से ज़्यादा हिद्दत वाले इलाकों की निशानदेही करता है। हम साथ साथ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और चेंजेस दिखा रहे हैं ना उसी कैसे वक्त के साथ साथ वो कलर चेंज होता जा रहा है। दैट गहरा नीला रंग और जिस तरह से वो लाल होता चला जा रहा है। आप ये देखिए कि वो इलाके जो पहले बहुत ठंडे थे, अब कैसे वहां पर गर्मी हो रही है। ये देखिए पूरी कुर्रा अर्ज जो जिस तरह से गर्म हो रहा है, ये पूरी चेंजेस दिखाई गए कि लाल रंग में गर्मी ज्यादा हो रही है और जो नीला है उसमें सर्दी ज्यादा हो रही है। ये नहीं, सलमा इसको यूं कह देते हैं कि जो पहले गहरा नीला था जहां पे सर्दी थी, अब वो तकरीबन तमाम ही रंग चेंज करता चला गया है। ट्रू, ठीक है। 1884 में इट वाज मोर ब्लू, लेकिन नाउ इट्स रेडिश। यानी पहले ठंड थी लेकिन अब टेम्परेचर किस तरह से राइज किया गया। पहले तकरीबन 80-85% आपको ब्लू नजर आ रहा है ना, और अब आपको तकरीबन 80-85% जो है वो रेडिश नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी ग्लोब पे टेम्परेचर राइज कर चुका है। और ये जो मशीन है ये दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड की तकसीम दिखा रही है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह चेंजेस होती जा रही है। हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। ये बात हम हमेशा अपने प्रोग्राम में करते हैं कि हमें इससे जो आलमी दर्जा हरारत में ज्यादती है इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, सफाई का ख्याल रखना है, माहौल को साफ रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने और इस काम में कोई चोरी नहीं करनी, ये काम हमने वाकई करना है। अच्छा, ये करना पड़ेगा, लेकिन जब चोरियां होती है तो चीजें वापस भी मिल जाती है ना, और चोर पकड़ा भी जाता है ना, खुद ही वापस कर देते हैं। मर्जी चालाकी कर ले, लेकिन इसलिए पकड़ा जाता है चूंकि कहीं ना कहीं से लोग समझ जाते हैं कि जो चीज आप बेच रहे हो भाईजान ये आपके मुंह से मैच नहीं कर रही। अमेरिका में चोरीशुदा 192 कीमती नवाजरात पाकिस्तान को लौटाए गए हैं और इनकी मालिक है $34 लाख। भारतीय निजात अमेरिकी आर्ट डीलर हैं सुभाष कपूर, इनसे ये नवाजरात बरामद होंगे। इनके चेहरे से ये मैच नहीं हो रहे थे। और ये जो मैंने बताया ना सुभाष कपूर, ये दुनिया के कदीम तरीन नवाजरात के स्मगलरों में से एक हैं। और ये पाकिस्तान से चोरी करके अमेरिका भिजवाते, स्मगल करे थे और अमेरिका ने पाकिस्तान। ये हो सकता है कि किसी ने चोरी करके इनको दिए और ये स्मगल कर रहे हो, लेकिन डीलर यही थे, करते काम यही है, करते यही थे। और फिर ये जो सारा जो सिलसिला हुआ उसके बाद एक तकरीब रखी गई थी अमेरिका में पाकिस्तानी काउंसिल खाने में, जिसमें जनाब ये जितने भी नवाजरात थे ये पाकिस्तान के हवाले कर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं नवाजरात। तो हम ट्राई भी करेंगे, चूंकि इस्लामाबाद में हैं तो हम दिखाएंगे भी आपको एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। और फिर इंशाल्लाह आपके साथ हम उनकी जो हमने अभी कॉस्ट तो शेयर, आई मीन उसकी जो प्राइस है वो तो शेयर की कि कितनी उसकी कीमत है, बट उसकी हिस्ट्री क्या है वो आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे। चलें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक लेंगे तो फिर कुछ बात करेंगे हम म्यूज़िक की। स्टे विद अस। से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम रोज़ कहते हैं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और हम इस बात को मानते भी हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो अब
आम बच्चे नहीं रहे, उन्होंने बहुत सी चीजें सीखनी शुरू कर दी हैं जो हम शायद नहीं सीखते थे जब हम बच्चे थे। ना सीखते थे, नाम सीख रहे हैं। और हम वैसे अभी भी बच्चे हैं, लेकिन ये जिस बच्चे की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बच्चा जनाब पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त गिटार भी बजाता है, कराटे खेलना भी पसंद है, फुटबॉल खेलना भी पसंद है, और इतनी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें सीखना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है। अभी देखिए ना कि कितना उन्होंने जबरदस्त चूज किया कि फिजिकली फिट भी रहना है, दैट मींस फुटबॉल एंड कराटे, और कैसे आपने एक सॉफ्ट साइड पर जाना है, दैट मींस म्यूजिक, उसमें उन्होंने गिटार को पिक किया, स्टडी में भी ही इज़ वेरी गुड। तो कैसे मैनेज करते हैं अपनी रूटीन, और स्पेसिफिकली ये गिटार बजाना किस तरह सीखा? क्या यूट्यूब से सीखा, कोई उस्ताद थे? क्योंकि स्कूल में तो इतना प्रेशर, इतना बर्डन होता है बच्चों पर कि लगता ही नहीं किसी और चीज़ का वक्त मिलता होगा। तो विकास कुमार ने ज्वाइन करें, उन्हें वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग विकास, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, ठीक आप सुनाएं? ज़बरदस्त। शौक आपका अपना? वेल मैं बचपन से अपने कहते हैं फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के हाथ में गिटार देखता था, ओके, वैसे मेरा शौक डेवलप हुआ। शुएब, बाकी बातें बाद में करें, पहले सुनना नहीं कुछ अच्छा सा जैसे गिटार आप पे, कहें। मतलब गिटार हाथ में हो तो कैसे सब्र हो सकता तो है। ठीक है जी, गिटार से फिर आगाज करते हैं, फिर साथ साथ गुफ्तगू हाँ। तो चलती रहेगी। हाँ। ये सॉन्ग है पसूरी, पसूड़ी या वैसे बड़ा छाया हुआ जी पसूड़ी पूरी दुनिया पे। सही। वाह, वेरी Very नाइस। nice, very अच्छा, ये nice. पूरे गाने को गिटार पे ट्रांसफॉर्म करना, इसके लिए क्या आप लिखते हैं? कॉर्ड्स लिखते हैं इसके? और इसके लिए शुरू में कॉर्ड्स होती हैं, Okay. फिर उससे हम नोट्स बनाते हैं। ठीक लेकिन है। ये मैं ज़्यादातर इंटरनेट से क्या कहते हैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, मिल जाता है आराम से किसी भी गाने के कॉर्ड्स एंड नोट्स? या ओके, और पूरे पूरे लेसन्स भी पढ़े होते हैं सीखने वालों हाँ, के लिए, इंटरनेट पे right? होते हैं। आप किसको फॉलो करते हैं, कहाँ से सीखते हैं? इंटरनेट में डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखता हूँ, फिर उनके नोट्स लेता हूँ, फिर मैं ऐसे बजाना शुरू कर देता हूँ। ओके। व्हाट वाज द फर्स्ट गिटार? ये जरा ये तो बड़ा जबरदस्त गिटार, लेकिन शुरू में तो आप ऐसा गिटार लेते हैं ना कि आप सीख रहे हैं, जरा खराब भी हाँ, होगा, तो टूट भी जाए किस तो खैर तरह है। स्टार्ट किया? किस गिटार से स्टार्ट किया? वेल इट वाज कम्प्लीटली रैंडम, लाइक मैं मार्केट से जा रहा था तो Okay. मेरे भाई ने गिटार देखा था, Okay. तो उसने ले लिया खुद के लिए। वो बड़े हैं आपसे? हाँ, वो मुझसे बड़ा Okay. है। तो उसके साथ ही मैंने उसी गिटार में सीखना शुरू कर दिया, फिर बस वो भी develop बजाते हैं इसी तरह गिटार? किया। वही बजाते हैं। आपसे अच्छा बजाते हैं? वेल आई डोंट नो। इसका फैसला अब आप तब आपने करेंगे जब हम उनसे- आपके भाई को बुलाएंगे। आपने उनसे सीखा या उन्होंने आपसे सीखा? दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो मुझे सिखाते हैं, कुछ चीज़ें मैं उनको ओके, वेरी सिखाता हूँ। नाइस। अच्छा, यूट्यूब से ज़रा सीखा, सेलिब्रिटीज़ का जिक्र आपने किया, यूट्यूब से सहारा लेने के बाद स्कूल का इसमें क्या रोल रहता है? बिकॉज ज़रा जनरली हमारे स्कूल में बच्चों पे बहुत बर्डन होता है, स्कूल क्लास वर्क भी है, होमवर्क भी है, आपके एग्जाम्स भी हो रहे हैं, आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, टाइम तो वैसे ही नहीं मिलता, तो कैसे? लेकिन फिर उन्होंने क्या स्कूल में एक्स्ट्रा गिटार क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, लाइक अच्छा। वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा गिटार क्लासेस। ऑलरेडी आपके स्कूल में होती हैं ये, या आपके शौक को मद्देनजर रखते हुए किया गया ये? वो अब मुझे नहीं पता। Okay. लेकिन क्या कहते हैं वो शुरू में होती थी, फिर ठीक उन्होंने है। स्टार्ट की थी। ओके। सही। अच्छा विकास, आप कराटे भी खेलते हैं, जी, कौन सी फॉर्म कराटे की सीख रहे हैं, कितना वक्त उस काम को Like, देते हैं? मैं खेलता था, अभी फिलहाल नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं शोतोकान कराटे करता था। शोतोकान। शोतोकान भी बहुत छाया नहीं हुआ आजकल? बहुत छाया हुआ है आजकल, हर बच्चा हमें शोतोकान शोतोकान सीखता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा फुटबॉल, यस, तो ये बड़ा अच्छा है। फिजिकली फिट भी ज़ाहिर आप रहते हैं, Yes. आपने साथ चूज़ किया द सॉफ्ट साइड, और इसके साथ साथ एजुकेशन पे कैसे हैं? ओ लेवल्स आप कर रहे हैं, तो कैसे आपके आ रहे हैं स्कोर्स एंड ग्रेड्स? स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं अभी। अच्छे आ रहे बस, हैं, जी। तो द पेरेंट्स आर हैप्पी? वो यही तो नहीं कहते कि ये बेटा गिटार की वजह से स्कोर कम है? आई होप दे आर हैप्पी। पूछा नहीं कभी आपने? दे लुक हैप्पी। दे लुक हैप्पी, इट मींस दे आर हैप्पी। या हाँ, वरना वो छुपाते नहीं है, चेहरे पे आ जाता है, सही। वरना कुछ ना कुछ कह देते हैं अगर बच्चे से खुश ना हो तो। अच्छा, टीचर्स कौन है आपके गिटार के जिनसे आप
ज़्यादा सीख, एक तो ज़्यादा यूट्यूब से आपने सीखा, बट स्कूल में फिर कैसे? स्कूल में हमारे जो कंप्यूटर्स के टीचर्स थे तो अच्छा। वही हमें गिटार सिखाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे। अच्छा, सिखाने का मैकेनिज्म क्या होता है? सिखाने में शुरू में हमें पहले तो बेसिक सिखाते हैं, गिटार कैसे पकड़ना है, नोट्स, Okay. फिर हम कॉर्ड सीखते हैं, फिर हम नोट्स सीखते हैं, फिर ऐसे ही हम डेवलप करते हैं। ओके, कितना वक्त देते हैं गिटार को? गिटार को बस डिपेंड्स ऑन द पर्सन, एक बंदा महीने में भी सीख सकता है, साल में भी आप सीख डेली सकता कितना टाइम देते हैं गिटार को? है। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छा। वीक में समझे आप रोज बजा लेता हूँ 15-20 अगर आपके हर शौक को हम देखें, गिटार, फुटबॉल, कराटे, स्टडी भी, तो इन 4 चीजों को एक दिन में कितना वक्त दे सकते हाँ, हैं? कराटे तो छोड़ दिया आपने ना? कराटे को छोड़ हाँ, बाकी बता लेकिन दें। जब कर रहे थे इसको इंक्लूड करके टाइम डिवीजन, गिटार स्टडीज में करता है, स्कूल के बाद स्टडीज खत्म करके फिर मैं अपने इंटरेस्ट कर लेता हूँ। स्कूल का काम स्कूल तक बस? नहीं, फिर उसके बाद स्कूल के आफ्टर स्कूल में सारा काम खत्म करके फिर मैं इन कामों पे लग जाता हूँ। ओके। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा विकास, आपको कभी ऐसे हुए कि पेरेंट्स ने सपोर्ट ना किया हो कि तुम टाइम जाया कर देते हो, तुम स्टडी को टाइम नहीं देते? नहीं, वो तुम्हारे हमेशा स्कूल से कंप्लेन आई? नहीं, वो हमेशा सपोर्ट करते दैट्स हैं। वेरी गुड, Very दैट्स good, वेरी गुड। very वैसे पेरेंट्स को इतने सपोर्टिव होना भी चाहिए कि वो जो हमें कहते हैं ना जी, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और इतना ज़्यादा बच्चा पढ़ाई में मगन कि बाकी सब चीज़ें उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है, हाँ। हो सकता है पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट उसका खेल में या किसी ऐसे एक्टिविटी में हो जो कि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है, लाइक गिटार इज़ वन हेल्दी एक्टिविटी। उसके अलावा कराटे वो करते रहे, और कराटे से जनरली आप बड़ा आपको सेल्फ डिफेंस की तरफ भी आप जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, बिल्कुल। फिजिकली फिट भी आप होते हैं। एंड देन फुटबॉल अच्छी गेम है, उसमें ज़ाहिर है अभी तो फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसकी तरफ भी ज़ाहिर है आपकी निगाहें होंगी, इस टाइम उस पर भी थोड़ा सा लगाया जाएगा। अब तो चंद रोज़ ही बाकी हैं, कोई प्लान तो नहीं है वहाँ जाने का? कतर हो जाए तो अच्छा है। दिल चाहता है ना? वैसे फुटबॉल के शायकीन का वैसे भी दिल चाहता है कि Very वहाँ good. जाके किसी स्टेडियम में जाके मैच देखें। अच्छा, पसूड़ी आपने में सुनाया, बड़ा मज़ा आया, लेकिन इसके अलावा क्या सुनाएंगे? इसके अलावा बहुत सॉन्ग हैं, जैसे क्या कहते हैं, फेडेड ओके, प्लीज़ डू दैट। गिटार का सॉन्ग। स्टाइल अच्छा था लड़के का, ये आया है गिटार। अच्छा, ये क्लिप लगाते हैं? जी, ये क्या कहते हैं, ये थोड़ा हाई नोट पे सॉन्ग है ना, तो इसके अच्छा, लिए क्लिप लगाते ओके, हैं। दिस इज समथिंग Okay. न्यू फॉर मी। इसको कैपो कहते हैं। कैपो, यस। ओके, हाई नोट पे जाने के लिए लगाया जाता है। जी। ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, 6 इसकी वायर्स हैं, ज़्यादा नीचे वाली वायर्स यूज़ होती हैं ना? लाइक 6 वायर्स हैं, तो ये सबसे थिन होती है नीचे वाली, Yes. और सबसे थिक ऊपर, जैसे बेस वायर्स कहते हैं ये लोग। और bass यूज़ string। बहुत कम होती है, ऐसा ही है? नहीं, वो भी होती है? होती है, लेकिन सॉन्ग्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो आपने इतनी कंजूसी क्यों की इस सुनाने में? वेल, मुझे इतना ही आता था। इतना सच्चा बच्चा है भाई। अच्छा विकास, आप गिटार भी बजा रहे हैं, बहुत सारे काम और भी कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज दोस्त फरमाइश करते हैं हमें भी सिखाओ? वेल, उनको भी आता है, लेकिन वो कभी कभी बोलते हैं कि ये सॉन्ग के इसके कॉर्ड्स बता दो। और वैसे Okay. आपने कभी प्लान किया कि आप दूसरों को सिखाएं, या प्रॉपर गिटारिस्ट बनने के बाद आप दूसरों को क्लासेस देना शुरू करें? सोच में तो है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। लेकिन चल, अभी तो ज़रा वो खुद हाँ। सीख रहे हैं ना, अभी अभी खुद ज़रा सीख रहे हैं। अभी खुद सीख भी रहे हैं, अभी और इंशाल्लाह आगे हाँ। चलते जाएंगे। वैसे प्लान्स क्या हैं? म्यूज़िक में ही आगे जाना चाहते हैं? वेल, मुझे बड़े होके मतलब मुझे एक्टर बनना है। ओके, या ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आपने क्या कहा था इसको, क्लिप को, किसको? जो क्लिप लगाते ये हैं? कैपो। कैपो। यस। अच्छा, ये हर दफ़ा यूज़ होता है? नहीं, सॉन्ग्स पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा। कोई हाई नोट पे सॉन्ग है फिर यूज करते अदरवाइज यूज़ नहीं होता ये? नहीं और ये जो आपने पहना हुआ है? ये फिंगर पिक होती है, तो इससे अच्छा, ओके, गिटार इसी का से strum- करते ताकि आपकी फिंगर ख़राब ना हो जाए? नहीं, जैसे स्ट्रम की साउंड भी अच्छी आ जाए, वरना नेल से लोग स्ट्रम करते हैं, फिर नेल्स बड़े करने पड़ते ओके। इलेक्ट्रिक गिटार भी कभी बजाया आपने? हैं। यस। ज़्यादा मज़ा किस में आता है? दोनों अच्छे हैं, दोनों सॉन्ग्स पे अच्छे डिपेंड करता है, अगर रॉक म्यूजिक है फिर इलेक्ट्रिक अच्छा है। ओके, अब चूंकि आप खुद अभी ज़रा सीख भी रहे हैं इसको, सीखने वालों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस गिटार से सीखा जाए, या किस स्पेसिफिक बंदे का अगर आप नाम देना चाहें, यूट्यूबर कोई जिसे सीखना आपको लगता है कि आसान है, उसकी बेसिक लेसन्स आसान है? वेल, यूट्यूबर तो आप कोई भी देख लें, मतलब उनके नोट्स आए, सीखना आसान है। और यार गिटार मेरे ख्याल से मैटर इतना नहीं करता,
बस कोई भी गिटार हो, 6 स्ट्रिंग्स हो, इंस्ट्रूमेंट मैटर नहीं करता, अब गिटार हो बस, ये गिटार होना लेकिन चाहिए। बेसिक्स विकास, जैसे आपने कहा नोट्स लेते हैं आप, Yes. कॉर्ड्स भी आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर लिखनी पड़ती हैं, ये बेसिक तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है, ये तो यूट्यूब से नहीं आता, राइट? नहीं, ये तो मैंने स्कूल से सीखा, उन्होंने मुझे कॉर्ड्स सिखाई हैं, फिर मैंने यूट्यूब पर डेवलप किया। और ये कितना Okay. टाइम लगा आपको ये सीखने में? Well, अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। हाँ, लेकिन जितना जितना सीख चुके हैं उसमें कितना वक्त लगा? उसमें अब 2-3 साल तो लग ही गए। 2-3 साल लग गए, यानी आपने क्लास 6-7 से स्टार्ट कर दिया था? एक्चुअली 4 साल लगे, मैंने क्लास 5 से स्टार्ट किया था। 5 से स्टार्ट किया था, और अभी ज़रा आप ओ लेवल्स कर रहे हैं। वैसे एजुकेशन में आगे क्या करना चाहते हैं? एजुकेशन में आगे मैं क्या कहते हैं, सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ये शौक साथ चलता रहेगा। शौक साथ है। और भाई का भी शौक इसी तरह से साथ चल रहा है? हाँ, भाई का भी चल रहा है। और घर में आप दोनों भाइयों के अलावा भी कोई म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट लेते हैं? आई डोंट थिंक सो, नहीं। अच्छा, नॉर्मली होता है ना, चलो पेरेंट्स की साइड पे या चाचू या मामू या कोई ऐसा बड़ा जो कि जिसका शौक हो, तो चलो बच्चा भी देख के नहीं, सीख मैं लेता है। विकास से ये भी पूछना चाह रही हूँ, विकास ज़्यादा बातें नहीं करते हमारी इतनी बातों का, या राइट, यू राइट, हाँ ठीक है। कम बोलते हैं आप? नहीं, मैं कम नहीं बोलता, लेकिन आज पहला इंटरव्यू है ना, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। you आपने are very परेशान confident. बिल्कुल नहीं होना, हम अच्छे लोग हैं, हम कुछ नहीं कहते। कुछ और सुनाएंगे हमें? वेल, मुझे इंडियन सॉन्ग्स भी आते हैं। वो ना सुनाए तो बेहतर है, मेरा ख्याल है। एक और सॉन्ग है डेस्पासीतो, वो आता है। ओह, डेस्पासीटो, डेस्पासीटो। वेरी क्या बात नाइस, है। वेरी नाइस, जबरदस्त, सीखना है आपने? जबरदस्त। मैं बिल्कुल सीखना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं शो के बाद विकास से क्लास लूंगी। वैसे अगर मैं सीखना चाहूँ कितने टाइम में सीख सकती हूँ? 10-12 साल तो लगेंगे। है सीरियसली 10-12 साल लगते हैं विकास? नहीं नहीं, आप बस प्रैक्टिस करें, खुद ही आ जाएगा। आप लेट्स सपोज मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कॉर्ड्स के बारे में नहीं लेट्स पता। सपोज नहीं, हम दोनों को वैसे भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में सलमा। देखिए, जो मोटी मोटी बातें ऐसे देख के लगता है ना बजा लेंगे, तो नहीं, समझ नहीं आ रहा। आप कितने दिनों में सिखा देंगे मुझे? वेल, वो मेरी पेमेंट पे डिपेंड करता है, आप कितनी देंगे। जितना मर्जी पे कर दीजिएगा। मैंने आपको ज्यादा पैसे अगर पे किए, लेट्स सपोज, फिर ज़्यादा टाइम लेंगे, जैसे पेमेंट आती रहे। हाउ क्लेवर ही इज। वैसे ये छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, लेकिन अभी से उसने ना, उसने कहा जी, a cup of tea is a cup of tea, that means this, and business is business. हाँ, पैसे जरूर देने हैं। अच्छा, वैसे दिस इज गुड कि आजकल हम देखते हैं कि इवन स्कूल गोइंग बच्चे भी वही सोचते हैं कि अच्छा, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उसके साथ ये मॉनेटरी टर्म अटैच होनी चाहिए। वो आपकी चाहे हॉबी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए, विच इज गुड। भाई, ऑक्सीजन भी आजकल पैसों के बगैर नहीं मिलती, वो सांस लेने के भी पैसे होते हैं, तो ये तो फिर भी एक आर्ट है जो आपने किसी को सिखाना है। Exactly. लेकिन ये अच्छी बात है, ही इज वेरी बिजनेस माइंडेड। होना भी चाहिए जी, होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह सीखते जाइए। किसी और दिन आपके भाई को भी हम बुलाएंगे, या हो सकता है दोनों को इकट्ठे बुलाएं, और ये मुकाबला होगा दो भाइयों के दरमियान। और मेरा ख्याल है कि बड़ा भाई हार जाएगा अपने छोटे भाई की मोहब्बत में। लेट्स सी क्या होता है। यू नेवर नो, क्या पता उनका जियो बहुत अच्छा हो, कोलैबोरेट बड़ा अच्छा कर लें किसी सॉन्ग के साथ। Maybe, थैंक यू वंस अगेन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। बड़ा अहम मौजू है, चूँकि आज का दिन डायबिटीज़ से मुताल्लिक है, उसकी आगाही से मुताल्लिक है। करेंगे बात ब्रेक के बाद। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं, और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं।
मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर है, दिलो जान से इसकी पासबानी और हिफाजत करें। पर सायरा अफजल तारड़ साहिबा पर और दीगर साथियों पर जो दर्ज किया गया है, उसकी बेल के सिलसिले में एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज साहब के रूबरू हाजिर हुए थे। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आज जज साहब को भी हमने इस बात से आगाह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में इसी पार्टी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और राना सनाउल्लाह साहब को कत्ल की धमकियां भी मिली हैं, असला लहरा के भी धमकियां दी गई हैं और संगीन नताइज से भी डराया गया है, मगर एक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। हाफिजाबाद में तकरीर करते हुए साथी ने अपने जज्बात का इजहार किया और पर्चा हम सब पे दहशतगर्दी का दर्ज कर दिया गया कि हमारे मशवरे पे ये काम किया गया है। तो ये पर्चा दर्ज करने वाले जुडिशल वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद के वक़ुए का तो पर्चा आपसे दर्ज नहीं हुआ था, सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ आप पर्चे पे पर्चा दिए जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही आप हैं किस साइड पे। इमरान खान के जाके पैर पकड़ते हैं अपने बेटे के साथ और जाके कहते हैं कि जी वो FIR में हमारा कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है। तो फिर घर चले जाएं, छोड़ दें वजारत आला। और अगर ये पर्चा ठीक है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम वज़रा के खिलाफ पर्चे होने चाहिए। उधर पर्चे क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे? वज़ीराबाद वाक़े पर जो बदतरीन सियासत की गई है और एजेंसियों को, इदारों को, फ़ौज को, गवर्नमेंट को उसमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वो हमलावर नवीद वल्द मोहम्मद बशीर जो सोदरे का रिहायशी है, अपने मुंह से इतराफ़े जुर्म कर चुका, अभी तक उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। ये गैर कानूनी है कि आप एक मुल्ज़म जो इतराफ़े जुर्म कर चुका हो उसको अदालत में पेश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब की हिदायत पे 4 दफ़ा उस वाक़े की GIT चेंज हो चुकी है और तफ्तीशी अफसरों को इसलिए चेंज किया जा रहा है कि अपने मर्जी की तफ्तीशी रिपोर्ट ली जाए, अपनी मर्जी के नताइज वहाँ से हासिल किए जाएं। तो ये किस किस्म की तफ्तीश है? और किसी एक शख्स का अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया। इमरान खान साहब का मेडिकल पर्चे से पहले हो गया, मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया जाता है, शौकत खानम में कोई मेडिको लीगल की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया। और ये अच्छी गोलियां जो बच्चे देती जा रही हैं, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 होंगी, अब ये दर्जन गोलियों तक पहुंच जाएंगी। इतनी ड्रामेबाजी। एक शख्स कहता है मेरे चेहरे पे गोली लगी है, पट्टी लगा के फैसल जावेद फिर रहा है। वाकया अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, मगर इस तरह के काम ना करें। और जो मौजम गोंदल नामी आदमी इसमें शहीद हुआ है, वो राइफल की गोली लगती है उसको, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ें, एंट्री वुंड ऊपर है, एग्जिट वुंड नीचे है। उसको खान साहब के गार्ड ने या खान साहब के किसी साथी ने वहां से गोली मारी है, क्योंकि जब हमलावर मौके से फरार हो रहा था, मौजम गोंदल उसके पीछे गिरता है। ये तो नहीं हो सकता कि फरार वो इस तरफ हो रहा था, गोली उसने पीछे चला दी। तो ये ड्रामेबाजी बंद करें और कभी भी गोली वाली जगह पे प्लास्टर नहीं लगाया जाता। दुनिया में पहली दफा देखा है कि जहां गोली लगी हो उस वुंड को आप प्लास्टर कर दें, उसकी तो बड़ी देखभाल की जाती है। ये अजीब मंतक है
कि ये अब इस तरह की सियासत होगी और इल्ज़ाम तराशी होगी कि जी फ़लाँ अफसर ने करवा दिया, फ़लाँ आप कह रहे हैं कि पर्चा दिया जाए राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ साहब पर, एक फ़ौजी अफसर पे। आपको बड़ा गुस्सा होगा फ़ौजी अफसर पे भी, राना सनाउल्लाह पे भी और शहबाज शरीफ साहब पे भी, मगर गुस्से के लिए ये जायज़ नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी का पर्चा दें और अपनी मर्ज़ी की तफ्तीश करवाएं जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्चा परवेज़ इलाही पे दें, ये इक़दाम कत्ल का पर्चा उस पर बनता है जिसकी एक हुकूमत है, जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, जिसने 4 लोगों के शहीद, लाहौर में सदफ शहीद हुई, हमारी दर्रा वाली का लड़का बेचारा शहीद हुआ, 2 और लोग शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये जो वजीर आला साहब बैठे जिनका बेटा हर ठेके में 50% ले रहा है, मिस्टर 50%, जहां पे गुजरात का डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया है, उसके इर्द गिर्द 200 कनाल जमीन ले ली है कि वहां पे जमीन औने पौने ली, डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया कुंजा में और जमीन की कीमत आसमान पे चली गई तो बेच दी। हर चीज में इसकी परसेंटेज है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने पैसे इन्होंने लेके जाने किधर हैं। और परवेज इलाही साहब ने, हो सकता है कि वजीराबाद के वाक़े में परवेज इलाही साहब का हाथ हो, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए, अपनी हुकूमत को यहाँ पे तक़वियत देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, ये हमने पहले भी फेस किए हैं। हमारे घरों पे रेड हुए हैं, हमने अदालतों में भी पेशियाँ भुगती हैं, बेल भी कराई है, सारी चीज़ें भुगती हैं। हम इनसे घबराने वाले नहीं। आपके बेटे की तरह जो आपकी बाप की आके गोद में छुप जाता है और रोना शुरू कर देता है कि मुझे बेल लेके दो। और लाहौर हाई कोर्ट के गुराल साहब, अब उनको भी चाहिए बस कर दें, गुराल साहब बस कर दें। गुराल साहब इनके फैमिली मेंबर हैं, उनका भाई इनकी पार्टी का टिकट होल्डर है, उसके पास केस लगवाते क्वाश हो जाता है। गुराल साहब के अलावा जज कोई नहीं लाहौर हाई कोर्ट में जिसके पास आप केस लगवा सकें। आपके FIA के केस में चलान पेश हुआ था जब आपने क्वाशमेंट फाइल की है। चलान पेश होने के बाद क्वाशमेंट गुराल साहब ने कैसे दे दी? दुनिया के कानूनी माहिरीन इस पे बैठे और इस पे सोचें कि ये मुमकिन कैसे था। ये हालात हैं कि अपनी चोरी चकारी छुपाने के लिए हर किस्म का NRO किया जाता है और हमारे पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, हम तो भुगत लेंगे भाई। आपकी 4 दिन की हुकूमत है, अपना बंदोबस्त करके रखें। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। अता ने सारी चीज़ें तफसील से बता दी। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि एक ही स्टांस है इमरान खान साहब का, और वो ये कि मुल्क में अमीर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और है। 2 नहीं, एक पाकिस्तान। आप ज़रा गौर करें कि जो वाक़या हाफिज़ाबाद में हुआ, ये बौंतर गए हैं। आपने समुंदरी टोबा टेक्सिंग का जलसा देखा, आपने वज़ीराबाद पे लॉन्ग मार्च देखा, आपने देखा कि क्यों ये लोग जलसे कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च क्यों का ख़त्म कर दिया है और मुख्तलिफ़ जगहों पे कह रहे हैं हम जलसे कर दें। हाफिज़ाबाद का जलसा इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, मैंने पुलिस से ये सवाल किया है कि आप बताएं कि ये दफ़ा जो आपने लगाई है ये लगती है और ये वाक़या कोई अंदर नहीं हुआ या किसी काल अंदर किसी कोठरी में नहीं हुआ, हज़ारों लोगों की मौजूदगी में हुआ। वो बरमला कहते हैं जी हमारे हाथ खड़े हैं। इनके IG ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि मैं FIR इसलिए नहीं काट सका क्योंकि मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने मना किया था। सो मकसद मेरा ये है कि इमरान खान साहब पहले अपने हालात तो ठीक करें। जो आप एक मुअज़्ज़म गरीब आदमी के लिए सोचते हैं ना, वो अपने लिए भी सोचें। पैसे दे के इन मकतूलीन जितने भी चाह रहे हैं इनके मुंह बंद किए जा रहे हैं। मैंने आज जज साहब से दरख्वास्त की है, मैंने कहा कि आपने जो हमारा मेन अक्यूज़ड है उसको भी 7 दिन का रिमांड दिया, फिजिकल जो बनता नहीं था। हम सारे शामिल तफ्तीश हुए, बीच में बात है ही कोई नहीं, लेकिन आज भी पुलिस ने हमारी कंक्लूड नहीं की तफ्तीश। सो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो लोग जो इमरान खान पे यकीन करके बैठे हैं और तहरीक इंसाफ चली, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये है। रोज़ वो कत्ल की धमकियां देते हैं, लीडर से लेके नीचे तक कोई बंदा कुछ नहीं करता। सो ये झूठा पर्चा है और प्लस हमारे 29-30 लोग हैं, रोज़ एक नई लिस्ट सर्कुलेट करते हैं। ये हरासमेंट जो वो फैला रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया पे पिछले चंद दिनों से इमरान खान एक्सपोज हुआ है ना, उससे सवाल कुछ किया जाता है, सवाल गंदम जवाब चना। वो CNN की एंकर कहती है कि आपके पास सबूत क्या है इन तीनों लोगों का जिनको आप नामजद करना चाहते हैं, तो जवाब में कहते हैं मैं पहला कप्तान था जिसने न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस कराए। सो आप गौर करें खान साहब पे, इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
ये जो बातें अता ने की हैं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए नहीं थी। मुझे नहीं पता इसके पीछे हमारे मकामी लोग इन्वॉल्व हैं या वज़ीर आला पंजाब इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ ये आखांगी कि नवी भाजी जड़ी तुसां पाई है ना, ये इंशाल्लाह असी दूनी चौनी करके वापस करांगे। शुक्रिया। ये जो खवातीन ये जो चौधरी परवेज लाई और उनके साहबजादे ने खवातीन के खिलाफ पर्चा करने की रिवायत डाली है, हमारी ये रिवायत नहीं है, ना हमारी ये सियासत है। हमें वो वक्त याद है कि आप अपने बुजुर्गों समेत जब हमारे बुजुर्गों के पास आया करते थे, उनका आपके साथ क्या रवैया होता था। हम आज भी इस बात के कायल हैं कि मौका आया तो आपके बेटे पे पर्चा होगा, आपके घर की खवातीन के खिलाफ पर्चा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं आज मुकदमे के इंदराज के हवाले से, इस हवाले से देखिए बात ये है कि ये FIR 1 हो चुकी, उस FIR की तफ्तीश में जो उन्होंने बताना है बताएं। सुप्रीम कोर्ट जाके नई FIR के इंदराज के लिए, यहाँ पे आज वजीराबाद में भी नई FIR के इंदराज के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो लेटेस्ट लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो यही है कि एक दफ़ा FIR हो जाए, उसमें तफ्तीश में आपने जो कहना है वो कहना है। इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी FIR सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाज़त देती नहीं है, और जो कानून राजुल वक्त है उसमें दूसरी FIR की कोई गुंजाइश नहीं है। एक पर्चा आपने दहशतगर्दी का हो गया, एक पर्चा आपने इमरान खान साहब पर वफाकी हुकूमत ने दर्ज करवाया दहशतगर्दी का ही, शहबाज गिल साहब पर गद्दारी का। सियासतदान आप ऐसे ही करेंगे जब अपने अपने वक्त पे एक दूसरे के खिलाफ गद्दारियों के, दहशतगर्दियों के मुकदमे दर्ज करेंगे, तो फिर एक तो सियासत का ये क्या हाल हो रहा है। क्या आप नहीं समझे कि ये राइट टाइम है पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन का कि कम से कम दहशतगर्दी के और गद्दारी के मुकदमा से आप लोग बाज आ जाए? क्या आप इस बात से इतफाक करते हैं कि शहबाज गिल ने जो फौज में लोगों को उकसाने की कोशिश की, आज तक भारत ने भी ये जुर्रत नहीं की है कि पाकिस्तानी फौज में फौज के अफसरों जवानों को फौज की लीडरशिप के खिलाफ उनके अहकामात मानने से इनकार का कहा हो। फौज चलती चेन ऑफ कमांड पे। वो हमने तो नहीं कहा था शहबाज गिल को कि इस तरह की स्टेटमेंट दे, वो उसका अपना किया धरा था, उसकी उसने सजा पाई। बाकी जहाँ तक खान साहब पे 780 था, वो अथर मिनल्ला साहब ने तोड़ा, उन्होंने कहा 780 नहीं बनता। खान साहब को जब हम कहते थे, देखिए हमारा क्या कैरेक्टर है, खान साहब लिफ्टर से गिरते हैं, मियाँ नवाज शरीफ जाके उनकी तीमारदारी करते हैं, इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ 2013 का इलेक्शन जीतते हैं, बनी गाला खुद चल के जाते हैं, बनी गाला की सड़क बनवा के देते हैं। जब हमें दीवार में चुनवाया जा रहा था, नैब के केस, हेरोइन के केसेस बनाए जा रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं, मिसाक मईशत की बात करते हैं। ये जब हमारी तरफ तकब्बर और गरूर से देखता है और चोर डाकू कहता है, और ख़ुद चोरी की घड़ियाँ घर में अंबार लगाए हुए हैं, बीवी को चोरी की अंगूठियाँ लेके दी हुई हैं 5-5 कैरेट की, तो किससे बात करें और क्यों बात करें? इसके साथ एक भी शख्स ऐसा है जो इस काबिल हो जिससे बात की जाए? ये चोर डाकू कह के और मुतकब्बराना अंदाज से हमारी बातचीत की माजी में जो पेशकशें ठुकरा चुका है, अब ये हमारे दरवाजे पे भी आ जाएगा तो बात नहीं करेंगे। नहीं, बात आपने दूसरी तरफ जिससे करनी हो वो कोई इंसान हो ना। मतलब आप गौर करें कि इमरान खान ने किसी के साथ भी इस वक्त बैठने की कोई गुंजाइश छोड़ी है? एक शख्स सुबह उठ के आप पे गाली गलोच करे और आपको बुरा भला के। मैं आपको अपना बताती हूँ, हमारा ये हाफिजाबाद का जलसा था, बिलाल ये खड़ा है, वजीराबाद इनका जलसा था, ये गए, इन्होंने स्टेज पे कहा कि हम माजरत आपका आने का शुक्रिया, और इनका ख्याल था कि जलसा कैंसिल कर दें। इन्होंने कोई तकरीर नहीं की। मुझे मेरे लोगों के फ़ोन आए कि बाजी असी जलसा कैंसिल कर देंगे क्योंकि कल इमरान खान से फायरिंग हुई है। मैंने बड़े मियाँ साहब को मैसेज किया, उन्होंने कहा बताते हैं। मौसूफ उठे, प्लस्तर बांधा जाली, और शौकत खानम में हमें जुड़ गए और हमें गालियां देना शुरू हो गए। देखें बात ये है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम वैसे इन जैसे आदमी नहीं हैं, हम वैसे इनसे बेहतर हैं। वो कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर उसके मुताबिक होगी। 50,000 पाउंड का वो जरा बताएं। मैं अर्ज करता हूँ डेली मेल के हवाले से मैं इस केस को पहले से देखता हूँ। देखिए बात ये है, एक मीनिंग हियरिंग होती है जिसको इब्तदाई हियरिंग कहा जाता है, वो हम जीत चुके। उसमें तस्लीम किया गया कि इनके जो इल्ज़ामात थे वो झूठे थे। ट्रायल शुरू होना है अगले साल। उस ट्रायल के शुरू होने से पहले जो हमारा उनके दफ़ा के पॉइंट्स का जवाब मांगा गया है, वो जवाबुल जवाब जिसे कहते हैं, वो दिसंबर की 13 तारीख तक शहबाज शरीफ ने जमा कराना है। हमने इस केस में 3 इजाफी एप्लीकेशंस फाइल की थी कानूनी हिकमत अमली के तहत।
अब जब ट्रायल का जवाब की डेट आ गई कि 13 तारीख को आपने जवाब देना और अगले साल ट्रायल शुरू होना है, तो हमने वो 3 दरखास्तें मेन केस से जो हटके थी, इजाफी एप्लीकेशन वो वापस ले ली। अब इंग्लैंड के अंदर एक सिस्टम है जहाँ पे आपको केस मैनेजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उन दरखास्तों की केस मैनेजमेंट कॉस्ट पे करेंगे। वो दरखास्तें हमने कानूनी हिकमत अमली के तहत विड्रॉ की हैं। मीनिंग हियरिंग हम जीत चुके। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 81 से ज़ायद जख्मी। धमाका तकसीम स्क्वायर के करीब इस्तक़लाल स्ट्रीट में हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की शदीद मज़म्मत। तुर्किया के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद की बहाली मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से आने वाली तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। सैलाबी पानी से मुतासर आबादी वबाई अमराज का शिकार हो रही है। हुकूमत को मुतासरीन की आबादकारी, खुराक और गर्म कपड़ों की फराहमी का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान का मिस्र में बैनुल पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब। मुस्तकबिल के तरक्याती मंजरनामे के बारे में पाकिस्तान आउटलुक 2035 शुरू करने का फैसला। मौजूदा मुआशी बहरान की रोशनी में तवील उल मुद्दती चैलेंजेस का जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता हुकूमत ने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया, जिससे सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंची। मुआशी इस्तेहकाम और कौमी तरक्की के सफ़र को बहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। लॉन्ग मार्च का मकसद मुल्क और इदारों को कमज़ोर करना है। 4 साल दौरे इक़्तिदार में इमरान खान ने लूट मार, करप्शन और महंगाई को फ़रोग़ दिया। सी पैक को पसपोश डालकर मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। पंजाब के वज़रा सड़कें बंद करके अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इमरानी फितने का मकसद नौजवान नस्ल में गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाना है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़। इमरान खान अपनी मर्जी के मुताबिक तहकीकात चाहते हैं। इमरान खान हमले को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो सिक्योरिटी फराहम करती। पहले भी झूठे मुकदमात का सामना किया है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताजरों की PTI धरने के बायस सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है। बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। PTI को पाबंद किया जाए। धरना और जलसे का इनेकाद इस्लामाबाद के बाहर करें, दरख्वास्त गुजार। मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से ज़ायद भारतीय फौज की तैनाती। दुनिया की सबसे बड़ी तैनाती वाला खित्ता बन गया। कश्मीरी अवाम बदतरीन मुहासरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुर्रियत क़यादत का आलमी बरादरी से भारतीय मुजालिम बंद करवाने का मुतालबा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 और स्टोर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में सर्दी का राज। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। G20 ममालिक का 2 रोज़ा सरबराही इजलास कल से इंडोनेशिया के जजीरे बाली में शुरू होगा। मेंबर ममालिक के सरबराहान बाली पहुंचना शुरू। कॉन्फ्रेंस के दौरान जंग के दौरान ग़िज़ाई किल्लत, तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। आज दुनिया भर में ज़ियाबतस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। ज़ियाबतस इंसानी जिस्म को खोखला करके मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला करने का सबब बनता है। दिन को मनाने का मकसद इस मर्ज से पैदाशुदा पेचीदगियों, अलामात और इससे बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करना है। दुनिया भर में करोड़ों लोग ज़ियाबतस के मर्ज में मुब्तला हैं। Massive, yeah. Flicked again, not timed. So it will. Beautifully helped. Clever batting from a young man. Advances and gets a reasonable contact.
इंग्लैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 137 रन बनाए। इंग्लैंड ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बेन स्टोक के नॉट आउट 52 रन। शानदार कारकर्दगी पर सैम करन मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सनसनीखेज मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। कौमी टीम ने फाइनल में शानदार बॉलिंग करते हुए बहादुरी से मुकाबला किया। हमें ग्रीन शर्ट्स पर फख्र है। इंग्लैंड ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम स्कोर के बावजूद अच्छी बॉलिंग की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। शायकीन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हमारी बॉलिंग दुनिया की तेज तरीन बॉलिंग है। शाहीन आफरीदी को इंजरी ना होती तो नतीजा बदल सकता था। मजमूई तौर पर टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हूं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम। और पाकिस्तान और आयरलैंड की खवातीन टीमों के दरमियान दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज लाहौर में खेला जा रहा है। बारिश की वजह से टॉस ताखीर का शिकार। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। आयरलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आपने जान ली, बाखबर रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी उम्र पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो जाए आज के दिन के हवाले से। 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों में आगाही पैदा की जा सके, शऊर बेदार किया जा सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के 30% आबादी यानी 30 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त वो डायबिटीज़ की वजह से मुतासर हैं और तकरीबन 11.4% ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं। यानी पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी इस वक्त डायबिटीज़ का शिकार है, लेकिन लोगों को वजूहात नहीं पता होती और तकरीबन 57% ऐसे लोग हैं जो मोटापे का शिकार है। मोटापा एक फैक्टर है एग्जैक्टली। और जब हम बात करें फैक्टर्स की, हम बात करें उन लोगों की, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा कहा कि 30% आबादी डायबिटिक है, तकरीबन 25 से 30% वो लोग हैं जिनको है लेकिन मालूम नहीं है, डॉक्टर से दूर हैं, इलाज से दूर हैं। और एट द सेम टाइम जो 11.4 मिलियन आबादी की हम बात कर रहे हैं जो प्री डायबिटिक है, इनको तो हम रिवर्स कर सकते हैं ना, जरा बाकी को तो मैनेज करना है, बट ये रिवर्सिबल है जो प्री डायबिटिक है। आपको याद है मैंने लास्ट वीक भी इस पर बात की थी। इस मौजूद पर आज हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन द डायबिटीज सेंटर डॉक्टर असद हमीद साहब।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सबसे पहले हम ज़रूर जानना चाहेंगे, आपका इदारा, मुझे याद है 2014 की बात है जब इसकी एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। सारा अफजल तारड़ साहब अभी चंद लम्हात पहले बात कर दी, वही उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी थी। आई रिमेंबर दैट डे। उसके बाद से अब तक, अभी तो G8 में भी आपका एक सेंटर बन चुका है, कैसे काम कर रहा है द डायबिटीज़ सेंटर? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा। 14 नवंबर के हवाले से वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। दी डायबिटीज़ सेंटर, जैसे आपने फरमाया कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है जो कि इस मोहलक मर्ज़ के ख़िलाफ़ एक जहाद कर रहा है अपनी मदद आपके तहत। और जो TDC इस्लामाबाद है वो मिलियंस ऑफ पीपल्स को ट्रीट कर चुका है। ज़कात के हिसाब से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम 50% रोज़ाना लोगों को मुफ्त अद्वियात तक मुहैया करते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में वहदत रोड पे एक क्लिनिक कायम कर चुके हैं जो अपना काम कर रही है पिछले 3-4 साल से। और अभी रिसेंटली हमें एक ज़मीन खालिद महराज ट्रस्ट लाहौर ने अतिया की है जो कि 17 कनाल पे मुहैयद है और बरकी रोड पे होगी। इसमें भी एक बड़ा सेंटर बनेगा। इसके साथ साथ कुछ मुखय्यर हजरात जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और वहाँ से उन्होंने हमारी हेल्प करने का बेड़ा उठाया है और उन्होंने साहिवाल में 1 कनाल ज़मीन हमें डोनेट की है। और उसके लिए वो अभी पिछले ही दिनों उन्होंने एक चंदा भी जमा किया, $1.5 लाख ऑस्ट्रेलियन उन्होंने जमा किया है और वहाँ पर भी एक सेंटर हम कायम कर रहे हैं। और ज़ाहिर ये बड़ा अच्छा कि आपने एक ओवरव्यू भी दे दिया किस तरीके से काम किया जा रहा है कि वाकई वो पॉपुलेशन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि आप मैनेज करना होता है, तो चाहे इंसुलिन हो, वो चाहे दूसरी मेडिसिन हो। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से इदारे ने अपनी शाखें फैलाना शुरू की, उस पर हमने बात की। सर, अब आज के दिन की मुनासबत से बात करते हैं, ज़रा आगाही की बात नहीं तो हर रोज़ बात होनी चाहिए, बिकॉज जो फिगर्स हैं वो अलार्मिंग है। पाकिस्तान वो जनूब एशियाई ममालिक में से है जिसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि फैलता चला जा रहा है। अब वो वक्त नहीं रहा जब हम सवाल करते थे कि जी आपकी फैमिली हिस्ट्री है, बिकॉज अब तो हर घर में डायबिटिक पेशेंट्स मौजूद होते हैं। अब ऐसे में कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, कैसे रोकना ज़रा मुश्किल है, कम कैसे किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही अच्छी बात की जिसे हम कहते हैं आगाही। हमें आस पास लोगों के अंदर इस मर्ज़ के बारे में आगाही फैलानी चाहिए। आपके मीडिया को इसके ऊपर काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि जैसे मतलब पार्क्स हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल क्या है, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है उनको कॉम्प्लिकेशन से हमने बचाना कैसा है। लेकिन जो लोग डिनाइल में, यार मेरी तो अभी डायबिटीज़ शुरू हुई है, मुझे तो अभी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक और बात करते हैं, खाने दो ना मीठा, इंसुलिन लगाऊंगा। जी जी, तो इस तरह की चीज़ों से, चश्मे से मैं पानी पी लूँगा, मुझे पीर जो है वो तावीज़ कर देगा। मतलब इन चीज़ों से हमने बचना है। आज का दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। अगर किसी को हार्ट अटैक है तो वो कार्डियक सेंटर में जाएगा, जिसको डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ के मॉलेज के पास जाएगा, जनरल फिजिशियन के पास जाके उसका मसला हल अच्छे तरीके से नहीं होगा। अच्छा सर, बच्चों में जो डायबिटीज़ की शरह है वो भी काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि छोटे बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, बता नहीं सकते। बच्चों के केसेस कितने रिपोर्ट होते हैं और क्या बच्चों से मुतालिक आगाही पे काम हो रहे हैं हमारे मुल्क में? जी, हमारा इदारा इस चीज़ का बेड़ा उठा चुका है। जब मैं अभी अपनी बाहर से नौकरी छोड़ के आके मैंने यहाँ पर रज़ाकाराना काम शुरू किया, तो मैं रोज़ देखता था कि कोई बच्चे आ रहे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 का मतलब है कि इनको हमेशा के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है और इनको अगर कुछ दिनों के लिए भी इंसुलिन ना मिले तो या तो इनको कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, जिसके बदले इनकी अमवात भी हो सकती और होती हैं। 14 लाख लोग हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं कर सकते। 15 लाख, बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में इसकी शरह ऐसा है कि हर 2 लाख में एक बच्चा डायबिटिक है जो टाइप 1 है। तो डायबिटीज़ सेंटर ने इसका बेड़ा उठाया है और हमने अलग ऐलान किया है कि जो बच्चे भी इंसुलिन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम हमेशा के लिए इंशाल्लाह इंसुलिन फ्री प्रोवाइड करेंगे। और हम एक डेडिकेटेड क्लिनिक शुरू कर चुके हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट और एडुकेटर, और उसके साथ साथ हमें कुछ कंपनीज जो कि नोवो नॉर्डिस्क है जो कि इंसुलिन बनाती है, और इसके अलावा लिली है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट शुरू किया। और ये क्लिनिक हम चला रहे हैं।
हमारे पास टाइप 1 के बच्चे आते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है एजुकेशन की। हमारे पास बच्चे मियाँ वाली से लेके आते हैं लोग जिनको पता नहीं है कि डायबिटीज़ टाइप 1 है क्या। सर 1 और 2 के बारे में एग्जैक्टली हम उनको कहते हैं कि इंसुलिन लगा, तो वो कहते हैं मेरा दोस्त मेरा भाई ये छोटा जहा बच्चा मैंने इंसुलिन किस तरह लावा, इनको गोली दे छोड़, इनको शरबत दे छोड़। यू इमेजिन। तो हमें ख़तरा होता है कि ये जो हमने इनको पेन या वो इंसुलिन दिए रास्ते में ना फेंक दें। तो इसके लिए हमें सबको मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए कि लोगों को आगाही आए कि ये डर खत्म हो जाए उस इंजेक्शन का जो कि सर पेनलेस है। हाँ जी, लिटरली वो पेनलेस है। जी जी। छोटी सी उसकी इतनी बारीक सी नीडल है, और अगर आपने रोजमर्रा जिंदगी में जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज अगर आपने मैनेज कर लिया तो उस मेडिसिन उस इंसुलिन से आपकी जान बचेगी। अगर हमने ये सोच लिया कि हमने ये लगानी ही लगानी है तो अब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। छोटे बच्चे हों, इवन सब बुजुर्ग भी डर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं लगानी चाहिए हमने, वो कहते हैं नहीं गोली खा लेंगे। अच्छा गोली बढ़ा देते हैं, खुद से बढ़ा देते हैं गोलियां। ये कितनी बड़ी गलती होती है। सर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में डिफरेंस अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा वो बता। तो टाइप 1 बहुत क्लियरली आपकी फैमिली हिस्ट्री ज़्यादातर नहीं होती, सडन ऑनसेट होती है, आपको पेशाब और आपका वेट लॉस ज़्यादा होता है, और आप इंसुलिन के बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसका लबलबा अब आपकी खत्म नहीं बना रहा, खत्म हो चुका है। ठीक है, ये ऑटो इम्यून कहते हैं इसको, और इसका हो सकता है आपको काज ना भी मिले। सारी दुनिया में पहला स्टेप एजुकेशन और इंसुलिन थेरेपी, अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू द पेशेंट। ठीक। जो टाइप 2 है वो है कि आपका लबलबा काम कर रहा है, थोड़ा इंसुलिन बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो इसकी वजह से जो इंसुलिन बन रहा है वो आपके जिस्म में काम नहीं कर पा रहा, जिसके अंदर हमने बात की कि ओबेसिटी जो कि 57% हमारी पॉपुलेशन को हो चुकी है। सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है। ठीक है। अच्छा, यानी आपकी पूरी बॉडी मोटापे की तरफ नहीं है, सिर्फ जो पेट का हिस्सा है या जो हिप्स ये आपके हैवी हो जाएंगे, पेट आपका बहुत निकल आएगा, तो ये वो एरिया है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं। इसका सर क्या किया जाता है इसके लिए? इसके लिए फिर वही कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने नशास्ते वाले खाने जिसको हम कार्ब्स कहते हैं, मीठा जो है उसको हमने कम करना है। तो हमने इस पेट को उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइजेज भी करनी है, तो इसको कम करना है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखें सुन्नत मोहम्मदी को फॉलो करना चाहिए, हमें थोड़ा सा अपनी जगह रखना चाहिए। फिर उसके बाद आजकल फैशन में है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, बाहर गोरे लोग जो हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बड़ी सी रिसर्च आई है कि अगर आपने मगरिब के बाद खाना खा के आपने आगे कुछ नहीं खाना, पी सकते हैं, चाय पी ली, दूसरी चीज़ ले ली, पानी पी लिया, लेकिन सुबह 8-9 बजे तक आपने खाली पेट रहना, ये आपने पेट को रेस्ट दिया, इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और रोज़ा एग्जैक्टली हमें यही और रोज़ा उसकी हमें याद दिलाता है जी। तो इससे हम डायबिटीज़ को भी रिवर्स करते हैं और बहुत सारी मर्ज से हम बच सकते हैं जी। ओके। और इसके अलावा सर अब तो जदीद तरीके इलाज भी आ चुके हैं, ऐसे टेक्निक्स आ चुके हैं जिससे आप एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट के साथ साथ आप कुछ ऐसी मेडिसिन भी आ चुके हैं जिससे आपका ये स्पेशली जो आपने जो एरिया बताया जिसका वजन आपको कम करना है, जिसको फैट को कम करना है, विसरल फैट को कम करना है, स्टबर्न फैट को, वो क्या है? देखिए जी, इसके अंदर आपने बहुत अच्छा फरमाया कि इसके अंदर अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और इसमें कुछ इस तरह की अद्वियात आ रही हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक के ऊपर काम करती हैं। इंक्रेटिन हार्मोन्स थेरेपी जिसको कहते हैं, और इसको हम GLP-1 के नाम से याद करते हैं। अच्छा। और ये इंजेक्शंस ऐसे हैं कि आप लगाते हैं तो आपको आपका जो एपिटाइट सेंटर है उसके ऊपर असरात ऐसे आते हैं कि आपको भूख नहीं लगती, अगर आप खाना भी चाहें तो आपको उल्टी आ जाती है। अच्छा। तो दैट लीड्स यू टू ईट लेस और आपका वेट कम होना शुरू होता है, आप बेहतर महसूस करते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस, एक इंजेक्शन है और उससे आपका ये वाला मसला हल, वजन आपका कम। सर ये इंजेक्शन किसके लिए है? डायबिटिक पेशेंट के लिए है या कि हर उस शख्स के लिए जिसका ये वाला एरिया ज़्यादा है? इसमें मेनली जो लोग डायबिटिक्स हैं और उसके अलावा जो ओबीज हैं जिनको डायबिटीज़ होने वाली है उनके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। FDA की अप्रूवल है, TDC के पास ये इंजेक्शंस
हैं जी। ये नहीं स्पेसिफिकली ये सेंटर ओबेसिटी के लिए, अगर ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी पे वेट एक जैसे तो उसके लिए ये नहीं है? उसके लिए भी है जी, उसके लिए भी है। ओके, और ये सेफ है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है? एब्सोल्युटली दे आर लेकिन सेफ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने साथ एक्सरसाइज नहीं करनी और आपने खाने पीने में कंट्रोल नहीं करना, ज़ाहिर है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है, बट ये एक सपोर्टिव फैक्टर है दैट इंजेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप खुद अपने दिमाग को ये नहीं बता सकते कि हाथ होला रख रहे हैं, इंजेक्शन आपके माइंड को बताएगा कि भाई बस कर दे। ये इंजेक्शन रिपीट किया जाता है जी? ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के कुछ डेली इंजेक्शन हैं, कुछ आप हफ्ते बाद लगा सकते हैं, तो इस तरह से मुख्तलिफ इंजेक्शन है मुख्तलिफ कंपनीज और इसका अच्छा इम्पैक्ट नजर भी आता है। एब्सोल्युटली जी। जो इंजेक्शन लगाना शुरू कर दे कोई भी शख्स, डायबिटिक है या प्री डायबिटिक के साथ है लेकिन उसका सेंट्रल फैट ज़्यादा है, कितने अरसे तक उसे इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदी हो जाएगा इन इंजेक्शंस का? देखें जी, हर इलाज को आपने कंटिन्यू रखना है, चाहे आप एक्सरसाइज देख लें, डाइट देख लें, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन ये कि कम से कम जैसे इस तरह के लोगों को हमने गाइड करना 3-4 महीने तक, वो अपनी कोशिश करे कि उसको आदत को अपनाए। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग है तो इस आदत को अपनाए। ओके, यानी 2-3 माह अगर आपने वो इंजेक्शन लगवा लिया, साथ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ स्टेप्स ले लिए, तो फिर आपको वो इंजेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी, वैसे ही फैट आपका कम हो जाएगा और आप यू आर गुड टू गो। इज इट सेफ फॉर अदर डिजीजेस एज वेल? अगर किसी को कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम चल रहा है और वो ये इंजेक्शन लगवा लेता है तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, इसके अंदर हमें जो गाइड किया जाता है या FDA की जो अप्रूवल्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी अद्वियात जो डायबिटीज़ के लिए हमने देनी है वो हार्ट के लिए सेफ़ हों, वो गुर्दों के लिए सेफ़ हों। तो ये दवाइयाँ जो हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हार्ट के लिए ट्रायल्स हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल सेफ्टी शो की है। अच्छा, इसमें सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इंसुलिन पे होते हैं और उनका वजन बढ़ रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके खाने पीने में वो ध्यान कर नहीं रहे, ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा इंसुलिन लगा रहे हैं और ज़्यादा इंसुलिन लगाने की वजह से वजन बढ़ रहा है, उनका फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, उन पेशेंट्स के लिए क्या सजेशंस होती हैं? देखिए जी, असल बात यह है कि इसमें जैसे ये क्रोनिक डिजीज़ है तो सबसे पहला कि इनकी एजुकेशन कितनी प्रॉपरली की जा रही है। ओके, हाउ डू दे नो अबाउट इट, कि हम क्या लगा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। देखिए, हम जुम्मा पढ़ने तो हर दफ़ा जाते हैं, लेकिन किसी मौलवी साहब की बात जो ना वो दिल को लगती है जो कि 2-4 दिन लग जाती है, उनके अंदाज पे डिपेंड करता है। हाँ, तो आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इस तरीके से जो इंसुलिन से मरीज़ बार बार खा रहा है तो उसको हाइपो तो नहीं हो रहा, जब हाइपो होगा तो वो खाएगा, उसका वज़न भी बढ़ेगा। आपने जैसे बहुत एक अच्छे डॉक्टर की तरह फरमाया कि फ्लूइड रिटेंशन भी होती है, वेट भी बढ़ता है, तो 4 से 5 किलो वज़न बढ़ता है जी शुगर के मरीज़ का इंसुलिन के ऊपर। तो उसके भी आजकल मुख्तलिफ इंजेक्शन आ गए, जिन इंजेक्शन का मैंने पहले जिक्र किया उनके साथ मिला के कंपनी ने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बना दिए हैं, जो कि आप एक दफ़ा लगाएं तो आपका काम उससे बेहतर होता है। यानी एक दफ़ा इंजेक्शन लगाएं वो इंसुलिन का होता है? वो इंसुलिन और साथ में ये जो इंजेक्शन जिनकी हमने बात की कि जिससे भूख ना लगे, वो भी आ गए जी। एक तो ये है ना कि आप डेली बेसिस पे सुबह और शाम इंसुलिन लगा रहे हैं या फॉर दैट मैटर शाम को लगा रहे हैं? तो ये आप एक दफ़ा लगा लें। पूरे महीने में? नहीं, एक दफ़ा डेली। अच्छा, वंस डेली, इसमें वीकली या मंथली का चक्कर नहीं होता, डेली इंजेक्शन लगाने। तो बजाय इसके कि आप 2-3 इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप वो एक इंजेक्शन लगाएं और साथ में कुछ ओरल्स लगा के, तो आपका काम उससे बहुत बेहतर होता है और वज़न भी नहीं बढ़ता। तो बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा हमने बात इसलिए वजन की की है बिकॉज 57% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओबीज, और जो वजन बढ़ना होता है बिल्कुल सेंट्रल फैट, ये एक ऐसा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो लीड करता है डायबिटीज़ की तरफ। फिर आपके चाहे अम्मा अब्बा को, दादा दादी, नाना नानी को हो या ना हो, चूंकि आपने अपना वजन नहीं कंट्रोल किया, आपने ठीक ठाक खाया है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आप इंजेक्शन लगवा लेंगे तो भाईजान आपने पहले खाने पे भी कंट्रोल करना है। देखिए, जब इंजेक्शन लगवा लेंगे तो खाना वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा ना। चाहिए तो हम बेसिक अवेयरनेस पे बात करें सर। अब आप आ जाते हैं आपके इदारे के किरदार की तरफ, क्योंकि आगाही पे बात हो गई, लेकिन बहुत से इलाके, बहुत से एरियाज, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें अवेयरनेस की कमी है, जिनको नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है, अगर है फॉर सम रीजंस अनट्रीटेड है। आपका इदारा किस तरह से कोई कैंप्स वगैरह होते हैं, क्या होता है? क्योंकि नॉन प्रॉफिट है तो जाहिर है कि अच्छा काम है, सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोग एक्सेस कर सकते हैं। जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कैंप्स का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है और हम महीने में 1 से 2 कैंप लगाते हैं। और अभी फ्लड के अंदर भी जैसे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म हुआ तो हमारा इदारा खैरपुर से लेकर थरपारकर तक जाके कैंप्स लगा के आया, लोगों को अद्वियात दे के आया। हमने कोई 5 करोड़, हमारे CEO साहब उसमें खुद गए और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। तो इस तरह से आगाही पे भी हम मुसलसल काम करते हैं। और साथ में जो अब महंगाई की वजह से जो लोग हमारे पास नहीं पहुंच सकते,
बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट हुआ है महंगाई की वजह से। तो हम टेलीमेडिसिन के ज़रिए फ़ोन के ऊपर भी उनको हिदायत जारी करते हैं, उनकी कंसल्टेशन करते हैं। वो टेलीफोन नंबर अगर आपसे शेयर कर सकें तो प्लीज़ डू दैट। जी मैं अभी अच्छा, हम बाद में शेयर कर लेंगे टेलीफोन नंबर, ताकि किसी और इलाके से आपका ताल्लुक है और आप रहनुमाई लेना चाहते हैं डॉक्टर से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, डायबिटोलॉजिस्ट से, तो आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल। इवन इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में भी सर हम देखते हैं कि बहुत सी आबादियां ऐसी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वसाइल इतने नहीं है कि वो अपने लिए डेली इंसुलिन अफोर्ड करें। लेकिन देखें, इस्लामाबाद में या आसपास रहने वालों के लिए तो ये एक ऑप्शन है ना, डायबिटीज सेंटर, या जो G8 में इनका सेंटर अभी सून आपका वादत रोड लाहौर में भी खुल जाएगा। बट एट अ लार्जर पिक्चर पाकिस्तान के दीगर इलाकों से लोग अगर नहीं पहुंच पाते वो कॉल कर पाएंगे और वो रहनुमाई ले पाएंगे। लेकिन सर क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी शख्स अगर आते हैं और आप कैसे जज करते हैं कि ये मुस्तहिक है? अच्छा जी, उसमें हमने क्या किया हुआ कि एक अल मुस्तकीम के नाम से एक कंपनी कह लें या शरिया कंपनी है या एक मुफ्तियों का ग्रुप है, उनके साथ हमने अपना मुद्दा बयान किया। तो वो क्या करते हैं कि लोगों को ज़कात के बारे में गाइडेंस देते हैं और इदारों को बताते हैं कि आप ज़कात का आपका इदारा हकदार है कि नहीं है, आपने ये भी करना होता है। तो पहले काम ये करते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने उनका एक बंदा हमारे पास आके बैठेगा, उसकी ऑफिस है। तो जो मरीज़ हमारा रिसेप्शन पे जाएगा वो अगर कहता है कि जी मैं पैसे नहीं दे सकता, तो वो शरिया काउंसिल के पास जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास चला जाएगा, उसका 5-7 मिनट का इंटरव्यू होगा, वो उसमें से उसको बता देंगे, उसके बाद उसको एक पर्ची दे दी जाएगी और वो मरीज़ फिर उसके बाद उस लाइन में लग जाएगा। और सर ये लाइफ टाइम फ्री होगा फिर उसके लिए? जी, उसमें अद्वियात, उसके टेस्ट और उसके कंसल्टेशन फ्री ऑफ चार्ज है। और इन मरीज़ों का डॉक्टरों को भी पता नहीं है कि ये जो मरीज डॉक्टर तक पहुंच रहा है, उस क्लिनिक तक आ रहा है, उस डॉक्टर को नहीं पता कि ये किस रेफरेंस या किस वे से आ रहा है इलाज करने और एक तरह से इलाज करने। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमें जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो G8 या द डायबिटीज सेंटर में जाएं, तो उनके लिए कोई रिकमेंडेशन आपकी कि अच्छा जी पहले आप ना या तो टेस्ट करवा के आए H1B1C, या आप अपनी एक हफ्ते की, एक महीने की शुगर की जो भी मॉनिटरिंग है वो लेकर, ताकि हम जज कर पाएं कि आपकी शुगर कंट्रोल कैसी है? जी, पहली चीज़ तो ये कि हम अगर वो गूगल करें डायबिटीज़ सेंटर के नाम से तो हमारा नाम आ जाएगा। उसमें हम ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट्स देते हैं, फेसबुक पे भी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वो सारे हमारे जो ऑनलाइन है वो अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से। हमारे सारे, एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको नहीं बताया कि जो मरीज़ हमारे पास आएगा उसके असेसमेंट, उसके ब्लड टेस्ट 1 घंटे के अंदर पूरे रिज़ल्ट आके डॉक्टर के कंप्यूटर पे लगे होंगे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके सारे टेस्ट, हर चीज़ वहाँ पे मुहैया हो। यानी टाइम की बचत भी है। अदरवाइज क्या होता है कि आप पहले जाएं, टेस्ट करें तो समटाइम्स रिपोर्ट नेक्स्ट डे आपको मिलती है, फिर आप दोबारा चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको। तो ये बड़ा अच्छा है, द डायबिटीज सेंटर अगर आप जाएंगे तो 1 घंटे में आपके सारे डायग्नोसिस हो चुका है, डॉक्टर आपको गाइड करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। आज के दिन की मुनासबत से हम बात कर रहे थे, ये बहुत अहम है कि हम सब अपने मोटापे को कम करें। मोटापा बहुत ज़्यादा बड़ा एक मसला बनता चला जा रहा है, ना सिर्फ दैट लीड्स टू डायबिटीज़ बट उसके अलावा बहुत से और अंडरलाइनिंग इश्यूज़ की तरफ हमें ले जाता है। बिल्कुल, बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कल फिर इस पे बात करें, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा मसला है, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, हमारी तकरीबन 30 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो इसका शिकार है, यानी 30% हिस्सा हमारी आबादी का। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस पे काम करेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करें इसके बारे में जिनको नहीं पता। आगे बढ़ने और बात कर लेते हैं अफसाना निगारी की, नॉवल निगारी की, जिसका अब हम देखते हैं कि ट्रेंड हमारे माशरे में कम होता जा रहा है। आज के माशरे में लोग ज़्यादा किताबों से दोस्ती ख़त्म होती जा रही है, ई लाइब्रेरीज़ की तरफ जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो किताबें पढ़ भी रहे हैं उनकी नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी, फिर वक्त के साथ साथ हमने बहुत सी चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया। अब हम फैशन की बुक्स पढ़ रहे होती हैं ख़वातीन, और मर्दों को हम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो वो अफसाना, वो अदब जिसका हम माजी में कभी जिक्र सुनते थे, अब वो काफ़ी हद तक नापैद हो गया, नापैद होता चला जा रहा है। तो आज इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं अफसाना निगार सैयदा हुमा शिराजी साहिबा, गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। रेडियो आईना अदब के नाम से प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन न्यू दिल्ली के तहत होने वाले 3rd इंटरनेशनल सेमिनार में मकाला जात भी पेश कर चुकी हैं। इकबाल और मौसर सियासी और समाजी सूरत हाल पर किताब भी उनकी है, जबकि एक कॉलेज में वो उर्दू जो है वो पढ़ा रही हैं। तो आज बनी है हमारी मेहमान, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त जी। मौजूदा दौर में कितनी अहमियत है अदब की? सर, पहले तो मैं तमाम देखने और सुनने वालों को
खुशामदीद कहूँगी। और जो आपने आज का टॉपिक रखा अदब के हवाले से, एक इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है और मेरे ख्याल में मौजूदा दौर में इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। यानी हमारे बच्चे जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि डिजिटल एरा है, तो इस एरा में हम किताब कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। यानी किताब की जो अफादियत, जो अहमियत हमारे यहाँ थी, अब वो नहीं रही। यानी आप देखें कि लोग सारी चीज़ों को एक साइड पर रख कर किताब पर पैसा खर्च करते थे और किताबों को दिलो जान से लगाते थे। लोग पॉकेट मनी जमा किया करते थे एक किताब खरीदने के लिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो और मैडम हमारे यहाँ ट्रेंड था गिफ्ट देने का। यानी हम किताबें तोहफे में देते थे और वो किताबें सदियों संभाल के रखी जाती थी कि ये मुझे फ़लाँ बंदे ने ये गिफ्ट दिया। एक यादें होती थी किताबों के साथ, किताबों की खुशबू को हम महसूस करते थे और वो जब वर्क हम उलटते थे तो वो जो आवाज़ थी उसके साथ एक ख़ास तरह की रोमानियत वाबस्ता थी। और कहते हैं कि किताबों के लम्स से जो आपको जो अपनायत का एहसास होता है वो आपको इंटरनेट पे नहीं होता। बिल्कुल ऐसे वो अल्फाज से जो आपकी एक मोहब्बत और अपनायत बनती है, जब आप किताब सामने अपनी गोद में रखते हैं तो वो एक अजीब तरह का लम्स होता है। उसको महसूस करने के लिए भी आपको एक पूरी ट्रेनिंग चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम डिजिटल एरा में हमारी स्क्रीन के साथ दोस्ती हो चुकी है। हमारे बच्चे अब किताबों से भागते हैं। यानी वो सिलेबस की किताबें भी उनके लिए, उनको लगता है कि अगर ये हमें इसमें लैपटॉप या टैब में मिल जाए तो ये सही है, हमारे लिए बहुत मुफीद है। लेकिन हमें इस चीज़ को दोबारा लाना है वापस। किस तरह से कि इसके लिए हमें अदब को प्रमोट करना है। यानी आपने ये जो बात की ये बड़ी बुनियादी है। हमारे यहाँ जो मुतशद्दिद रवैये हैं इनकी बाकायदा वजह यह है कि हम अदब से दूर हो गए। यानी अदब एक लतीफ़ एहसास है। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कहानी आपके सामने आती है तो आपको ये लगता है कि आप कितनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। यानी हर किरदार आपको कुछ ना कुछ अपनी सतह पर सिखा रहा होता है। बिल्कुल, एक पूरी कहानी आपके सामने है उस एक किरदार की सूरत में। तो आप उस किरदार को देखते हैं कि आया जब उस पर मुश्किल वक्त आया तो उसने किस तरह से हैंडल किया, यानी उसने ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा। तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद से ही सीख रहे होते हैं। तो अदब बेसिकली आपको ज़िंदगी करना सिखाता है, ज़िंदगी की तरफ राग़ब करता है, ज़िंदगी जीना सिखाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। और फिर जीना भी उस अंदाज में कि आपके सामने महदूद दुनिया होती है। जब आप एक नज़र से देख रहे होते हैं, जब आपके पास कई तनाजुरात होते हैं तो दुनिया बड़ी वसी हो जाती है। फिर आपके लिए मुश्किलात बहुत छोटी रह जाती हैं। यानी जब आप सवाने उम्रियाँ पढ़ते हैं, जब आप इस तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप बड़े लोगों की आबीतियाँ जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये मसाइल तो कुछ है ही नहीं जो हमारे सामने। यानी उन्होंने किस तरह से हैंडल किया। उसके अलावा फिर जब हम अफसाने या फिक्शन की तरफ आते हैं तो फिक्शन तो वैसे ही इंसान को एक तस्वुराती दुनिया में ले जाता है, थोड़े हल्के अंदाज से चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये मैं पूछना भी चाहती कि नॉवल और अफसाने की जो तख्लीक होती है वो किस तरह से होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है और हर तख्लीकार से ये सवाल जो है किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जब कोई तख्लीकार कहानी लिखना शुरू करता है तो उसके ज़हन में कोई ना कोई ऐसा, जब कोई लिखना शुरू करता है उसको पता होता है मैं नॉवल लिखने लगा हूं या अफसाने जो बन गया बस। अच्छा, ये मजाज भी आपका होता है। अगर आप मुख्तसर चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे आज के दौर में लोगों के पास वक्त नहीं है, आप थोड़ी सी लंबी तहरीर हो जाए तो आप उसको आगे कर देते हैं कि यार बस एनफ। तो हमारा टेम्परामेंट बहुत लो हो गया है। उस लो टेम्परामेंट को देखकर इसी तरह कहानी ने भी जो है अपनी शक्लें बदलनी है। दास्तान से नावल और नावल से अफसाना। अब तो माइक्रो फिक्शन लिखा जा रहा है। माइक्रो फिक्शन यानी बहुत छोटी सतह की कहानी होती है जिसमें आप कहते हैं 100 लफ्ज़ की कहानी। हाँ, उसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म बतानी है, लेकिन उसमें कोई एग्जैक्ट आप अल्फाज को उस तरह से नहीं कर सकते, कैद नहीं होती। लेकिन ये है कि उसकी हयात यानी जो हाँ मुख्तसर तरीन जो है आपका इजहार होता है। तो माइक्रो फिक्शन की तरफ हम आ गए। तो अफसाना और नावल जब हम तख्लीक करते हैं तो अगर आपका विजन, आपका मकसद बड़ा है, यानी आप किसी बड़ी चीज़ को बयान करना चाह रहे हैं, किसी बड़े अलमिये को, फिर आप नावल का इंतखाब करते हैं। और अगर आप ज़िंदगी के किसी एक हिस्से की बेसबाती की बात, किसी एक अलमिये की छोटी सतह पर बात करना चाहते हैं, फिर आप अफसाने का इंतखाब करते हैं। नावल की कई जिल्दें भी हो सकती हैं जी, नॉवल की कई जिल्दें भी हो सकती बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और उसमें ये होता है कि वो फिर अफसानवी रंग में दास्तान में चला जाता है। यानी जब जिल्दों में जैसे दास्तान अमीर हमजा हमारे सामने है तो वो फिर वो जो है वो दास्तान में चला। नॉवल ये है कि नॉवल आपकी एक ही नशिस्त में जो है वो मतलब आप जो उसको मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ते हैं, लेकिन वो एक ही उसमें आपको, वैसे तो कहीं पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहते हैं, लेकिन नॉवल जो है उसकी जो सिन्फ है वो तकाजा करती है हमसे वुसअत का। यानी उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को आप बयान करें, जबकि अफसाना इससे बरक्स है। अफसाना एक बड़ी लतीफ़ सी सिन्फ है। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके ज़हन में कई तनाजुरात होते हैं कि अब इसकी कहानी का इख्तिताम यहाँ होगा और यहाँ होगा और यहाँ, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये इख्तिताम भी हो सकता था। मतलब तख्लीकार जो है वो अपनी फनकारी ऐसे दिखाता है, एक बड़ा तख्लीकार जैनवन जिसे हम कहते हैं, वो आपको हैरान करके रख देता है कि आपके ज़हन में जो आइडिया होता है कि यहाँ पे कहानी एंड होगी, वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हुमा, एक तख्लीककार अपने किरदार
का इख्तिताम कैसे करेगा? क्या वो पहले से प्लान करता है या खलीलुर रहमान कमर साहब की तरह वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को देखते हुए तब्दील कर देता बल्ला है? भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है? आपके सवाल पे दाद बनती है। मेरा काम भी किरदार निगारी के हवाले से, पता है बाज़ अच्छा, कत्ता कलामी की माजर इस वक्त बरह रास्त नाज़रीन को लेकर जाना है हमें कुरान यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कॉन्वोकेशन हो रहा है और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं।